वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएसडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि ये क्लास न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग संचालित की जा रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस 2021-22 के तहत, यानी सेमेस्टर फर्स्ट पर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आज जो प्रश्न हमने चुना है वो लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। जैसा कि ये लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न जो है वो आपके सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। आपके पेपर में जो सेक्शन सी है उसमें पूछा जाएगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा और आपको इसका आंसर 500 वर्ड में लिखने होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बात किया जाए सेक्शन बी की, सेक्शन बी में कुल मिलाकर के 5 प्रश्न आप लोग को सॉल्व करने होंगे, जिनके लिए प्रत्येक क्वेश्चन का आपको मिलेगा 7.5 नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात, आप लोग को जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका डिस्कशन मैंने करवा दिया है। जैसा कि आपका पहला जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स पर, जिसमें हमने सॉल्व कर लिया था कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिकों को और भी डिस्कशन कर लिया था। आज पहले चैप्टर और आपके दूसरी यूनिट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। जैसा कि आपको बता दिया, आपको पता ही है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है और क्लास का टाइमिंग है यूट्यूब पर आपके केमिस्ट्री की 8 बजे क्लास होती है रात में, और 9 बजे रात को फिजिक्स की क्लास होती है। सुबह 6 बजे आपकी बॉटनी की क्लास आज से संचालित की जाएगी, जिसमें हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग सुबह 6 बजे लाइव आना ना भूलिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न भी होंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अल्कली मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब आप ये बताइए कि अल्कली मेटल क्या है। अल्कली मेटल्स क्या है? तो अल्कली मेटल्स मतलब ये होता है, क्षार धातुओं को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्षार धातुओं को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं, जो आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट यानी समूह फर्स्ट के तत्व जो होते हैं, आवर्त सारणी के फर्स्ट आवर्त के तत्व को हम क्षार धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, क्षार धातुएं क्या है? कितने होते हैं क्षार धातुएं? तो पहला होता है आपका लिथियम, दूसरा आपका होता है सोडियम, तीसरा जो है आपका वो है पोटेशियम, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, और जो चौथा है आपका वो है रूबेडियम, जिसे हम आरबी से डिनोट करते हैं, और पांचवा जो आपका पांचवा है वो क्या है? कैल्शियम, जिसे हम CS से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कितने हो गए? कुल मिलाकर के आवर्त सारणी में कितने क्षार धातुएं हैं? 5 क्षार धातुएं हैं। कितने? 5 क्षार धातुएं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब इसका आंसर आपको करना किस प्रकार से है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, फिर इसका आंसर हम राइटिंग करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के क्षार धातुओं के क्षार धातुओं या क्षार तत्वों के समान लक्षण का वर्णन कीजिए। आपको बताना है इनके लक्षण को। लक्षण मतलब इनके बारे में आपको बताना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको। इंग्लिश में इन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, जो पीरियोडिक टेबल के जो
पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट आवर्त के तत्व हैं। मेरे प्यारे मित्रों, फर्स्ट समूह के तत्व हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब आपको आंसर क्या लिखना है। आप हेडिंग डालेंगे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट अल्कली मेटल्स और आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, अल्कली अर्थ मेटल का। अल्कली मेटल्स का आप पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट हैव NES1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, NS1 होता है। यानी कि इनके आउटर मोस्ट सेल में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनके आउटर मोस्ट सब सेल में। यानी कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, NES1 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों इतनी बात समझ आ गई। अब हम एक करके समझते हैं। जैसे हम लिथियम का निकालते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से निकालना है ये मैंने आप लोगों को जब आप बाउ प्रिंसिपल आप लोग को बताया था तो वहाँ पर मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से आप लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 3 होता है। तो क्या निकालेंगे, इसका हो जाएगा 1s2 2s1, यानी कि लास्ट में इसका जो इसके आउटर मोस्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसे हम कहते हैं NS1। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम दूसरे का सोडियम का निकालते हैं। जैसा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इसका अगर निकालेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6 उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा 3s1, यानी इसके भी आउटर मोस्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। चलिए अब अगर हम पोटेशियम की बात किया जाए तो पोटेशियम का 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। तो इसका निकालते हैं। जैसे 1s2 2s2 सभी लोग निकालेंगे। सभी लोग कॉपी पेन लेकर के ही बैठा करिए आप लोग क्लास में। तुरंत आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए और इसका बताइए इसके लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जल्दी से आप लोग बताएंगे इसके लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पर हो जाएगा 4s1। इतनी बात समझ आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है तो आप बताएंगे NS1 होता है। और पीरियोडिक टेबल में ये किस आवर्त के तत्व हैं, तो ये फर्स्ट समूह के तत्व हैं। ये फर्स्ट समूह के क्या हैं, तत्व हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं इनके मेटालिक करैक्टर के बारे में। आपको इनका करैक्टर ही बताना है, इनके गुण ही बताने हैं, ठीक है। तो अब बताना है आपको मेटालिक करैक्टर, जिसे हम कहते हैं धात्विक गुण। इसका धात्विक गुण क्या है मेरे प्यारे मित्रों, आपको धात्विक गुण बताना है कि इसका धात्विक गुण क्या होता है। तो आप बताएंगे द एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक करैक्टर, यानी कि इन तत्वों में प्रबल धन विद्युती या धात्विक गुण होता है। इन तत्वों में, यानी कि किन तत्वों की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है एल्कली मेटल्स की, यानी एल्कली मेटल्स में प्रबल धन विद्युती या धात्विक गुण होता है। इतनी बात समझ में आ गई। द मेटालिक करैक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर Li to Cs, मतलब कि लिथियम से नीचे बढ़ने पर, यानी आवर्त सारणी में समूह में नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। जब आवर्त सारणी में आप नीचे की तरफ जैसे बढ़ेंगे, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, तो जितना ही आप नीचे की तरफ आएंगे उनके गुण जो धात्विक गुण होंगे वो अधिक होंगे, वो बढ़ जाएंगे। ये बात इनका मेटालिक करैक्टर कहता है, ये इनका धात्विक गुण बताता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसी प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है
फिर तीसरा हेडिंग डालेंगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो आप बताएंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यानी कि समूह फर्स्ट के सभी तत्व +1 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। यानी समूह फर्स्ट के जितने भी तत्व हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, +1 होगा। कितना होगा, +1 होगा इनका ऑक्सीकरण अवस्था। इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितना होगा, वो 1 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा। जब हम समूह में नीचे की तरफ जाएंगे तो इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी धात्विक गुण जो है वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, इनका जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो क्या होगा, +1 होगा। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। इतनी बात ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चली। फिर द सेकेंड इनिशिएशन पोटेंशियल ऑफ these elements is so light that there is no possibility of formation of M++ आयन, यानी कि इनका जो द्वितीय आयनन विभव होगा वो इतना अधिक होता है कि जिसमें M++ आयन बनने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। यानी कि M++ आयन ऑक्सीकरण अवस्था में हमें पता चलता है कि एल्कली मेटल्स में M++ आयन बनने की संभावना नहीं होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है आयनन विभव। क्या है, इनका इनिशिएशन पोटेंशियल इतना हाई हो जाता है कि इसमें M++ आयन नहीं बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की, जिसमें हमें बताना है नेचर ऑफ हाइब्रिडाइज, यानी कि हाइड्राइड की प्रकृति। नेचर ऑफ हाइड्राइडों की प्रकृति आपको बतानी है। तो आप इसमें बताएंगे कि दीज एलिमेंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ आयनिक कैरेक्टर, यानी ये तत्व जो होते हैं ये हाइड्रोजन से क्रिया करके आयनिक गुण वाले हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये जो जैसे कि लिथियम है, लिथियम का अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, LiH प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, LiH प्राप्त होगा, जिसे हम कहते हैं लिथियम हाइड्राइड। इसे क्या बोलेंगे, लिथियम हाइड्राइड हो बोलेंगे। तो यानी कि ये जो हाइड्रोजन से, ये तत्व जो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, आयनिक क्रिया करके आयनिक गुण वाले हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, दीज हाइड्राइड्स आर नॉट वेरी स्टेबल एंड रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन, यानी कि ये हाइड्राइड अधिक अस्थायी नहीं होते हैं तथा जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देते हैं। जैसा कि हम बात कर लें, देखिए यहाँ पर LiH यानी लिथियम हाइड्राइड को हम जल से क्रिया करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, लिथियम OH, LiOH। इसका मतलब क्या होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर निकल क्या जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। क्या मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। इतनी समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई आपके पास। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर हम पोटेशियम को ले लें, KH को हम H से क्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए KH से हम क्रिया करवा दिए तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर KH को हम अगर H2O से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें KOH मिल जाएगा, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और हाइड्रोजन के 2 अणु बाहर निकल जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। तो हाइड्राइडों की प्रकृति में आपको क्या समझ में आया कि ये तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड आयन बनाते हैं। हाइड्राइड यानी अधिक आयनिक गुण वाले हाइड्राइड बनाते हैं, और ये हाइड्राइड जो होते हैं वो अधिक अस्थायी नहीं होते हैं, ये अस्थायी नहीं होते हैं। जैसे ही हम इसका पानी से यानी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तैसे ही हाइड्राइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थे आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको बताना था S ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में, जिसे हम आवर्त सारणी के तत्व समूह के
फर्स्ट समूह के तत्व हैं। ये क्या हैं? आवर्त सारणी के फर्स्ट समूह के तत्व हैं और इन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हम बात कर रहे थे अभी तक एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा वो NS1 होगा और इनका जो आयनिक करैक्टर होगा यानी धात्विक गुण होगा वो समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इसी तरह से आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पूछा गया है व्हाट इज़ द डाइपोल मोमेंट। पूछा गया है व्हाट इज़ द डाइपोल मोमेंट, जो मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ा दिया है। डाइपोल मोमेंट के बारे में आपको पहले भी मैंने बता दिया था कि डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या हैं। पूछा गया व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, राइट इट्स एप्लीकेशन। डाइपोल मोमेंट क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आंसर में आप लिखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर में डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है डाइपोल मोमेंट के बारे में तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, जहां पर मैंने आपको डाइपोल मोमेंट बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है और वहां पर जा कर के आप पूरी क्लास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपका 5 नंबर यानी 7 नंबर वहां से क्लियर हो जाएगा। ये आपके सेक्शन बी का प्रश्न है, आपके सेक्शन बी में पूछा जाएगा ये इस प्रकार के प्रश्न। चलिए बताते हैं आपको कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फिर इसका आंसर राइटिंग स्टार्ट। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आप हमें बताइए कि आपसे मैंने आपको दे दिया एक कंपाउंड दे दिया और इस प्रकार से, और मैंने पूछा आपसे कि इसमें बताइए कि इसमें कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। जैसा कि मैंने XeF2 दे दिया और SiO2 दे दिया या SO2 दे दिया, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे मित्रों कि कोई भी बॉन्ड जो होता है, जैसे कोई भी बॉन्ड हो वो पूरी तरह से परफेक्टली यानी परफेक्टली वो क्या होता है, ना ही वो कोवैलेंट होता है और ना ही आयनिक होता है। ना ही वो पूरी तरह से कोवैलेंट होता है और ना ही पूरी तरह से आयनिक होता है, ठीक है। तो आयनिक करैक्टर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक करैक्टर है, कितना आयनिक करैक्टर है। तो इसका पता हम किसकी सहायता से करते हैं, किसी कोवैलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक करैक्टर है ये बताता है आपका डाइपोल मोमेंट। कौन बताता है, डाइपोल मोमेंट बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कितना आयनिक करैक्टर है, ये बताता है किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक करैक्टर है, ये आपका डाइपोल मोमेंट शो करता है, डाइपोल मोमेंट आपको बताता है। मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बात समझ आ गई तो आपको पता चल गया कि डाइपोल मोमेंट में हमें फाइंड क्या करना है, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक करैक्टर है, इसी का पता हमसे डाइपोल मोमेंट करता है। दूसरी बात, इसमें जो सबसे मेन टॉपिक है वो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड है। पोलर और नॉन पोलर यानी कि डिफिनेशन में स्टार्टिंग जो होगी वो पोलर और नॉन पोलर से लेकर के ही होगी, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर की सहायता से ही डाइपोल मोमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे हम पूछ लें कि पोलर बॉन्ड क्या है और नॉन पोलर बॉन्ड क्या है, जैसे कि मैंने आपको 2 कंपाउंड ये दे दिए हैं, अब आप बताइए कि इसमें कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। जल्दी से आप लोग का कमेंट आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये आप लोग को बता दिया है पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इन सब के बारे में मैंने डिफाइन कर दिया है। तो जल्दी से आप लोग का आंसर आना चाहिए कि कौन सा पोलर है और इसमें कौन सा नॉन पोलर है।
जैसा कि आपको पता है कि फ्लोरीन के पास अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसे मान लिया डेल प्लस और ये हो गया डेल माइनस। तो जहाँ पर जिसमें पोल बन जाए वह पोलर होता है। जिसमें पूरी तरह से पोल बन जाए वो क्या होता है, वो पोलर होता है। और जिसमें पोल ना बने वो नॉन पोलर होता है। जैसे यहाँ पर प्लस और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है ना, तो इसके पास प्लस प्लस चार्ज ही रहेगा। चलिए एक बार फिर से आपको समझाते हैं। जैसा कि आपसे मैंने कंपाउंड दिया था, एक कंपाउंड था HF और एक कंपाउंड था H और H, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन। अब आपको इसमें बताना क्या था, आपको इसमें बताना है कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल कैसे पता चलेगा, आपको देखना होगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि नहीं। सबसे पहली चीज़ आपको चेक करनी है जो पोलर और नॉन पोलर फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या फाइंड करनी है, देखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ठीक है। दूसरी बात ध्यान करनी है आपको, क्या देखनी है, वो दूसरी बात नोट करनी है आपको, साइन, कि इनका जो चिन्ह है वो कैसा है। और तीसरा आपको जो देखना है कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या देखना है, कोवैलेंट कैरेक्टर, जो आपको कहाँ से मिलेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर आपको मिलेगा। कोवैलेंट कैरेक्टर की बात किया जाए तो वो डाइपोल मोमेंट से ही फाइंड होगा। तो इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए इतनी चीज़ नोट हो गई। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें देख रहा है ना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, यानी हाइड्रोजन की अपेक्षा जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, अधिक है। यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर डेल माइनस और यहाँ पर डेल प्लस। ठीक है। और अगर HH की बात किया जाए तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस चार्ज हो जाएगा। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। यानी फ्लोरीन जो होगा वो अपने तरफ अणुओं को आकर्षित करेगा, अपने तरफ क्या करेगा, अणुओं को आकर्षित करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। और जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिखेगा और साइन भी अपोजिट आपको दिखेगी तो वो पूरी तरह से पोलर हो जाएगा। और जिसमें साइन सेम होंगे वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। जैसा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, साइन भी अपोजिट है और इसमें पोल भी बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, पोल भी बन रहा है। तो ये पूरी तरह से क्या है, ये पूरी तरह से पोलर है, ये पूरी तरह से पोलर है। और ये इसमें देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में इसमें साइन भी सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसा कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको बता दूं, एक एग्जांपल और ले लीजिए जिसमें मैं आपको बताता हूं, आपके समझ में आ जाएगा अभी। जैसा कि हम ले लेते हैं HCl मॉलिक्यूल को अगर ले लेते हैं तो इसका जो बॉन्ड बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा। हाइड्रोजन पे आपको डेल प्लस और यहाँ पर हो जाएगा डेल माइनस। लेकिन जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से कम है और क्लोरीन की क्या है, क्लोरीन की यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्लोरीन की वो अधिक होगी और साइन भी यहाँ पर क्या है, अपोजिट है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये पोलर बॉन्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड। तो पोलर और नॉन पोलर क्या है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। ठीक है। और कोई भी बॉन्ड कितना, किसी भी बॉन्ड में, किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, ये कौन सा बताता है, वो डाइपोल मोमेंट बताता है, जिसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसका आंसर राइटिंग किस प्रकार से लिखना है वो हम समझते हैं और इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। चलिए
आंसर लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द पोलर मॉलिक्यूल, इट इज डिफाइंड एज द पोलर मॉलिक्यूल लाइक HCl H2O हैविंग द सेंटर टू चार्ज एंड कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। यानी कि ये हम पोलर मॉलिक्यूल के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, यानी डाइपोल मूवमेंट को हम पोलर मॉलिक्यूल के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि HCl H2O हैविंग द सेंटर ऑफ चार्ज, यानी इनके पास सेंटर चार्ज होते हैं और इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को, यानी इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क करता है वो डाइपोल मूवमेंट कहता है, इसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इन डाइपोल मूवमेंट बेसिकली द डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि इन डाइपोल मूवमेंट में, यानी डाइपोल मूवमेंट में बेसिकली हमें क्या मिलता है, बेसिकली हमें ये पता चलता है कि हम इसमें पता क्या करते हैं, हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, यानी कि किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का हम किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर हैं, यही डिफाइन करते हैं, यही डाइपोल मूवमेंट बताता है पोलर एंड नॉन पोलर। यानी कि डाइपोल मूवमेंट में हम बेसिकली परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, यानी कोवैलेंट कंपाउंड में, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में पोलर और नॉन पोलर के थ्रू कितना आयनिक कैरेक्टर है, यही फाइंड करते हैं पोलर हम डाइपोल मूवमेंट में। इतनी चीज़ समझ में आ गई। द सिंबल ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज, डाइपोल मूवमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है वेक्टर P और वेक्टर म्यू। हम वेक्टर म्यू से प्रदर्शित करते हैं और वेक्टर P से भी डाइपोल मूवमेंट को प्रदर्शित करते हैं। जो डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला होता है वो क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला जो होता है वो होता है म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। क्या होता है, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी होता है डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला। अब हम देखते हैं कि आखिर में Q क्या है। यहाँ पर Q क्या होता है, Q इज द चार्ज ऑफ एनी एटम। Q क्या है, चार्ज है किसी भी अणु का, और D क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, अंतराणविक डिस्टेंस है, अंतराणविक दूरी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला, इसी के फार्मूले से हम निकालते हैं कि कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब हिंदी में आपको समझा देते हैं कि आखिर में द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, जब एक सहसंयोजक बंध दो समान परमाणुओं के मध्य होता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन युग्म का बंटवारा होता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म का बंटवारा होता है, वो दोनों परमाणुओं के बीच बिल्कुल समान ना होकर के क्या होता है, असमान हो जाता है। यानी उन परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन युग्म का बंटवारा होता है वो असमान हो जाता है, वो डिफरेंट आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। तो क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है उस परमाणु की ओर अधिक विद्युतीय हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार के साझे के इलेक्ट्रॉन को, इस प्रकार के जो साझे के युग्म को, असमान साझे से बने हुए बंध को हम एक पोलर तथा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं, यानी पोलर तथा कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, या इसे हम कहते हैं पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे केवल और केवल पूछ लिया जाता है कि राइट एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो आपको डाइपोल मूवमेंट में बेसिकली बताना क्या है। देखिए, एप्लीकेशन में आपको इसके बारे में बताना है, इसके गुण के बारे में बताना है कि आखिर में डाइपोल मूवमेंट का वर्क क्या होता है, आखिर में काम क्या करता है, कौन सा एप्लीकेशन है जो काम करता है, सब पे अप्लाई होता है, ये चीज़ फाइंड करना होता है। तो हम फाइंड ये करेंगे द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर विथ द हेल्प ऑफ डाइपोल मूवमेंट। यानी कि हम इसमें फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसकी सहायता से, डाइपोल मूवमेंट की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में कितना आयनिक कैरेक्टर है, यानी किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, हम फाइंड करेंगे डाइपोल मूवमेंट में। ये पहला एप्लीकेशन है, ये आपका पहला एप्लीकेशन है डाइपोल मूवमेंट का। जो दूसरा
एप्लीकेशन है वो क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ए मॉलिक्यूल। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, यानी कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल की आकृति के बारे में भी पता चलता है। और कैसे पता चलता है, द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि डाइपोल मोमेंट के वैल्यू के अनुसार, यानी कि उसके मान के अनुसार हमें पता चलता है किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैंने आप लोग को ये पढ़ा भी दिया है। फजान भाई साहब का रूल जो था वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, मैंने पढ़ा दिया था फजान्स रूल, फजान्स का नियम क्या है, फैजान भाई साहब का जो नियम है वो क्या है मैंने बता दिया है। तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा और आपके समझ में आ जाएगा कि फैजान भाई साहब का रूल क्या है। मेरे प्यारे मित्रों, फैजान भाई साहब का जो नियम है वो पूरी तरह से किस पर आधारित है, वो पूरी तरह से आधारित है 2 प्रकार के बॉन्ड को लेकर के, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा पोलर और नॉन पोलर भी इसमें डिस्कस किया जाता है। और ये पूरी तरह बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी कुछ वर्क करता है, यानी कुछ जो इसके नियम है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी लगाए जाते हैं। तो इतनी बात हमें समझना है। आपको मैं इसमें फजान भाई साहब का नियम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं और आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि समय ना गंवाते हुए आगे प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के फैजान भाई साहब का नियम तैयार कर लीजिएगा क्योंकि वो आपसे पूछा जाने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, चलिए अब इसको हम किस प्रकार से आंसर राइटिंग करेंगे वही आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फैजान भाई साहब का रूल हेडिंग डाल देंगे, उसमें लिखेंगे व्हेन टू अपोजिट चार्ज इन अप्रोच ईच अदर क्लोजली, यानी कि जब 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे के क्लोजली आए, जैसे कि एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो, लेकिन वो दोनों क्या करें आपस में क्लोजली एक दूसरे की तरफ आए, तो जो इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, इसके पास देखिए इसके पास क्या है प्लस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जो प्लस चार्ज होगा उसकी तरफ ये माइनस चार्ज क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, यानी कि इसके जो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे इसकी तरफ अप्रोच हो जाएंगे और इसमें घुस जाएंगे, इसमें धंस जाएंगे, क्या करेंगे इसमें घुस जाएंगे प्लस चार्ज की तरफ। तो इनका शेप क्या हो जाएगा वो बिगड़ जाएगा और किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। इनका जो शेप होगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। यही फैजान भाई साहब का नियम है, ठीक है, यही बताता है। फिर बता रहा है कि क्लोजली द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन अट्रैक्ट टू कैटायन एज ए रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज बिटवीन देम द बॉन्ड बिकम्स पार्शियली कोवैलेंट, द बॉन्ड बिकम्स पार्शियली कोवैलेंट। देखिए फैजान जो भाई साहब थे वो कह रहे हैं कि जब 2 अपोजिट चार्ज हैं वो उनके जो आयन हैं वो एक दूसरे में क्लोजली अट्रैक्ट हो जाएं और एक दूसरे में क्लाउड की तरह, यानी उसके जो आयन होंगे कैटायन की तरफ क्या होंगे धंस जाएंगे और उसके फलस्वरूप जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो बॉन्ड्स हैं वो बिकम पार्शियली कोवैलेंट हो जाएंगे, यानी कि तब उनका जो बॉन्ड होगा वो पार्शियली कोवैलेंट बन जाएंगे। फजान ने 1924 में गिव द कार्टेशियन रूल विद द हेल्प ऑफ, यानी कि जो फजान भाई साहब थे उन्होंने 1924 में एक कार्टेशियन रूल्स दिया था, किसकी सहायता से कोवैलेंट कंपाउंड की सहायता से, और बताया था कि इट इज़ टू पॉसिबल टू नो कंडीशन द अंडर विच इज इलेक्ट्रोवैलेंसी पासेस इनटू कोवैलेंसी, दिस रूल आर कॉल्ड फजन्स रूल्स। यानी फजन्स रूल ने 1924 में कोवैलेंट की सहायता से बताया कि हमें फाइंड करना, यानी कि ये पॉसिबल हो जाता है, इट इज़ पॉसिबल टू नो, यानी कि जानना आवश्यक है द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पासेस इनटू कोवैलेंस। ये जो रूल है वो क्या कहलाता है फजान्स रूल कहलाता है। तो ये रूल क्या कहलाता है, ये नियम क्या कहला रहा है, ये फजान्स रूल कहलाता है, ठीक है। फजान्स रूल में होता क्या बेसिकली 2 अपोजिट चार्ज होते हैं और उनके जो आयंस होते हैं वो प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इनके शेप को बिगाड़ देते हैं और बेसिकली जो
पार्शियली जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं वो कोवैलेंट क्या हो जाते हैं, पार्शियली कोवैलेंट बन जाते हैं। और इस रूल में इस प्रकार से हमें फाइंड करना है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा प्रोसेस बताने में समय ज़्यादा जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फैजान का नियम पढ़ते हैं। फैजान के नियम को हिंदी में आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी थोड़ा सा दिक्कत होती है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, चलिए फैजान क्या है, फैजान का नियम क्या है। जब दो विपरीत वाले आयन एक दूसरे के पास आते हैं, यानी जब दो विपरीत आयन वाले एक दूसरे के पास आते हैं, आवेश, जब दो विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके जो ऋणायन होते हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन से धनायन की तरफ आकर्षित होते हैं। यानी धनायन की तरफ उनके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट साइन यानी आवेश के, वो क्या करते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे बाद में कुछ सहसंयोजी लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होता है कि जब ये प्रक्रिया होगी कि जब दो विपरीत आवेश के आयन एक दूसरे के पास आकर्षित होंगे और जो निगेटिव आयन होंगे उनके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जो उनके मेगा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो धनायन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगेंगे, उनकी तरफ बढ़ने लगेंगे और उनके धनायन के जो आवेश होंगे उसमें घुस जाएंगे निगेटिव आयन के। तो क्या करेगा कि उनका जो शेप होगा वो डैमेज हो जाएगा और डैमेज होकर के एक नया शेप बना लेगा। तो इसी घटना को फैजान भाई साहब ने बताया है और फैजान ने 1924 में कुछ नियम दिए जिसकी सहायता से हमें ये पता लगाना संभव है कि एक सहसंयोजी बंध में जो संयोजी कोवैलेंट सहसंयोजी बंध में परिवर्तित होता है, संयोजी बंध से जो सहसंयोजी बंध में परिवर्तित होता है तो किस प्रकार से होता है, इसी को हम कहते हैं फैजान रूल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगला जो आपका है प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपसे इस बार पूछे जाने की संभावना है। पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। यानी कि संकरण किसे कहते हैं, संकरण किसे कहते हैं, संकरण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों की चर्चा इस प्रश्न में करेंगे। और ये प्रश्न आपसे पूछा जाना है 2022 के एग्ज़ाम में, एकदम से तय है ये प्रश्न आना, इस प्रश्न को आना तय है, इसलिए आप ये प्रश्न कंप्लीट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। पूछा गया है आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, संकरण से आप क्या समझते हैं। तो संकरण आखिर में है क्या। तो सबसे पहले आपको संकरण किसने इंट्रोडक्ट किया था, संकरण किसने इंट्रोडक्ट किया था। तो संकरण की घटना को सर्वप्रथम किसने दिया था, सर्वप्रथम पुलिंग ने दिया था। किसने दिया था, पुलिंग ने दिया था संकरण की घटना को। और कब दिया था, आप लोग कमेंट करके बताइए कि संकरण की घटना को पुलिंग ने कब दिया था और क्या है संकरण। चलिए तो आपको बताते हैं संकरण। देखिए संकरण की जो घटना है उसको सर्वप्रथम पुलिंग ने दिया था। किसने दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, पुलिंग ने दिया था। पुलिंग भाई साहब ने ये बताया कि जो कोवैलेंट बॉन्ड हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड हैं उनकी प्रकृति की व्याख्या करना, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में व्याख्या करना, उनकी प्रकृति कैसी है इसी के बारे में संकरण में हमें पता लगेगा। यानी कि पूरी तरह हमें संकरण में क्या पता चलेगा, संकरण में हमें ये पता चलेगा किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में, कोवैलेंट कंपाउंड में उनकी कंपाउंड में किस प्रकार की प्रकृति है, यानी किस प्रकार की उस कंपाउंड की, कोवैलेंट कंपाउंड की प्रकृति है, ये हमें पता चलेगा संकरण में, जिसे पुलिंग ने इंट्रोडक्ट किया था। जैसे कि हमें इसमें देखना क्या है, जैसे कि बेरियम का मान लेते हैं, बेरियम का होता है प्रतीक Z और इसका एटॉमिक नंबर होता है 4।
अब हमें इसमें देखना है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, यानी कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1s2 और 2s2। तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो है या नहीं है, जल्दी से आप बताइए। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है। जबकि अगर हम बात करें कार्बन की, अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का करिए 1s2 2s2 और 2p2, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इसी तरह से फाइंड किया जाएगा। तो आपको इसमें बताना है कि इसके जो कार्बन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या होगी कार्बन में, जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए कार्बन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2 है, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि हमें यहाँ पर 2 है। अगर हम बात करें कि बोरान की, तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 यानी 3s1। तो इसमें हमें इसी प्रकार से हमें यही चेक करना है कि किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है या किस में नहीं है। तो इसमें 1 है, तो इसका अब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका शेप कैसा बनेगा और इसकी एनर्जी कितनी है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, इन सारी चीज़ों की चर्चा हमें हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण में करती है। और संकरण की घटना पुलिंग ने दी थी। इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है। मेरे प्यारे मित्रों, इसका आंसर किस प्रकार से आपको राइट करना है इसके बारे में हम समझते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, जैसा कि मान लेते हैं एक एग्जांपल आपको देते हैं। देखिए हम ले लेते हैं मेथेन को। मेथेन का फार्मूला होता है CH4, ठीक है। और आपसे मैं कहूँ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो आप चेक करेंगे इसमें आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कार्बन का, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा 1s2 2s2 2p2। फिर आपको इसमें देखना क्या है, इसमें आपको देखना है कि कार्बन के पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। और हाइड्रोजन जो है C के पास यानी कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जब परमाणु संख्या इसका 6 होता है मेरे प्यारे मित्रों। तो इसमें जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 होगा। तो आपको इसका इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी वो किस प्रकार से होगी, ये S हो गया और इन हो गया, ये हो गया P, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। लेकिन अब इसमें ग्राउंड स्टेट तो इसका खाली है ना। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी फिलिंग होनी चाहिए। तो ये किस प्रकार से होगी, तो ये होगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि जो कार्बन होगा वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा और यहाँ पर डोनेट कर देगा। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ सब में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों।
तो इसको हम अच्छे से आपको समझाएंगे संकरण, लेकिन मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग को केवल बस थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूँगा और इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। और कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, क्या कौन सा संकरण किस प्रकार से होता है, इसकी हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो CH4 की बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि CH4 में कार्बन जो मॉलिक्यूल है इनके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और जो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा CH4 का वो किस प्रकार से बनेगा, वो इसी प्रकार से बनेगा। इसमें जो आयुग्मित, इसमें हाइड्रोजन जो हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन तो हैं, अब इसके ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किस प्रकार से फिल थे, वो इसी प्रकार से फिल थे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। जब इस प्रकार से फिल हो जाएंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जो अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो फिल हो जाएगी, और मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप कराएंगे। मीथेन में जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग कराएंगे तब हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो हमें उसका शेप और उसका बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा इसके बारे में। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं किस प्रकार से आंसर राइटिंग आप लोग करेंगे। तो आप लिखेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, तो लिखेंगे द फेनोमेनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जीज।